विद्वान साथियों, मैं अपनी बात इस अवसर पर कुछ कह सकूं, उससे पहले राष्ट्र की इस महान विभूति के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूं। विद्वान साथियों, यह दिन हमारे लिए, अपने देश के लिए महत्वपूर्ण बहुत मायने में है। वो इसलिए है कि जिस अखंड भारत का सपना हम लोग स्वतंत्रता संग्राम से पहले देखा था, वह स्वतंत्रता और आज़ादी प्राप्त होते ही खंडित अवस्था में हमें मिली थी। बहुत बड़ी चुनौती मिली थी। उसे कैसे एक कड़ी में बांध करके राष्ट्र की भौगोलिक एकता को दिखाया जा सके, और उस चुनौती को न सिर्फ इन्होंने स्वीकार किया, बल्कि उसे अमली जामा पहनाकर लोगों के सामने अपनी दृढ़ता का परिचय देते हुए राष्ट्रीय भौगोलिक एकता का निर्माण कर दिया, जो तत्कालीन समय के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भौगोलिक एकता से ही राष्ट्रीय एकता का निर्माण नहीं होता। मेरा ये मानना है, भौगोलिक एकता में भावनात्मक एकता का होना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत की आत्मा को समझना जरूरी था, और वहां तक राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाना जरूरी था। हम सब जानते हैं, भारत की सही मायने में आत्मा किसानों के हृदय में बसता है, क्योंकि भारत की समृद्धि का वो परिचय है। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को गांव-गांव तक, जन-जन तक, घर-घर तक पहुंचाने का, अलख जगाने का बीड़ा तो बहुत लोगों ने उठाया था, लेकिन सही मायने में एक कर्मठ नेतृत्व जो दिया था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दिए थे। वो किसानों के दिलों में बसते थे, महिलाओं के जुबान पर ये हंसते थे। कारण ये था उनकी वक्तृत्व शक्ति। बहुत अच्छे वक्ता थे, सामान्य जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर चलने वाले यशस्वी नेता थे। इसलिए महात्मा गांधी ने जो इन्हें सरदार कह करके पुकारा, उसके पीछे राज यही था कि महात्मा गांधी गुजरात में बहुत कोशिश की कि अपनी आवाज़ को, अपनी बात को, अपने संदेश को गांव तक ले जाएं, लेकिन शायद उनमें वो क्षमता नहीं थी कि अपने संदेश को गांव में पहुंचा सके, दिलों में बैठा सके, लोगों को इसके लिए सहमति प्राप्त कर सके। लेकिन एक झटके में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको कर दिए थे, इसलिए उनको सरदार कहा गया था। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती ये थी कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था, हमें स्वतंत्रता तो मिली थी, लेकिन वैदेशिक प्रभाव में हम उस समय भी थे। आजादी के उपरांत भी विदेशियों का हस्तक्षेप हमारे ऊपर था। जब तक 1950 में हमारा संविधान नहीं बना था, तब तक उनका निरंतर हस्तक्षेप जारी था। उनकी कोशिश थी कि भारत स्वतंत्र जरूर हुआ, लेकिन आंतरिक दृष्टि से इसे कमजोर कर दिया गया, और इसको बखूबी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, होम मिनिस्ट्री के हेड होने के नाते इन्होंने समझ लिया था। और यही बात थी कि जो देशी रियासतों की जो समस्या उत्पन्न की गई थी, वो शायद उत्पन्न नहीं होती यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट हस्तक्षेप न किया होता। उन सब देशी रियासतों के पीछे जो ताकत थी, उसे उकसाने की, बहकाने की, वो ब्रिटिश सत्ता के हाथ में थी। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय थे, और उनके ही डिप्लोमेटिक वे से ये देशी रियासतें हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई थी। और वो देशी रियासतें सामान्य नहीं थीं, बहुत ताकतवर देशी रियासतें थीं। उसकी शुरुआत गुजरात जूनागढ़ से हुआ था। जूनागढ़ बहुत ही समृद्ध रियासत माना गया था, और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यही सोचा कि जो सबसे समृद्ध रियासत है, हम उसी को मजबूर करेंगे। दोनों फंडा इन्होंने अपनाया। विनम्रता का परिचय पहले दिया और कागजी कार्रवाई की,
लेकिन उन्हें महसूस होने लगा कि शायद मेरी कागजी कार्रवाई सफिशिएंट नहीं है, भारत की ताकत का एहसास इसमें नहीं है, इसलिए बलपूर्वक अपने सेना का प्रयोग करके जूनागढ़ के किला पर आक्रमण कर दिया था। और आपको मालूम हो कि जूनागढ़ का जो राजा था उस समय, वो अपनी पत्नी बाल बच्चों को छोड़कर भाग गया था। ये पता नहीं आपको मालूम है नहीं, उसकी व्यवस्था थी, रातों रात ऐसा हो गया था, राजा निकल गया लेकिन उसके परिवार वहीं रह गए। खैर, जूनागढ़ को अपने नियंत्रण में लेने का दुस्साहस कोई कर सकता था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर सकते थे। जूनागढ़ के सरेंडर करते ही जो 625 रियासतें थीं वो नतमस्तक खुद ही हो गए, उन पर मुझे आक्रमण करने की नौबत आई ही नहीं। सिंपली हम लोग रिटन डॉक्यूमेंट्स तैयार किया और सरकारी फरमान पत्र जारी करते हुए उन्होंने ऐसा करके अपने अधीन सभी देसी रियासतों को झुका दिया। सब तो एक अच्छे नेता थे, राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम था। यद्यपि कि तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का कन्फ्रंटेशन था इस मुद्दे पे, जब वो सेना और बल प्रयोग करना चाहते थे तो शायद जवाहरलाल नेहरू की सोच में कोई खोट नहीं मैं महसूस करता, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर थे उनको लग रहा था कि 1947 के रक्तपात से हम अभी उभर भी नहीं पाए हैं। अगर इस तरह का नाटक अगर हम करते हैं तो हो सकता है इससे ज्यादा रक्तपात शुरू हो जाएगा और देश लगातार कमजोर स्थिति में चला जाएगा। इसलिए कहीं अच्छा है कि अभी इन मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान न दिया जाए, धीरे धीरे हम लोग करेंगे। लेकिन बड़ा समन्वय स्थापित करते हुए प्राइम मिनिस्टर के साथ कहीं कन्फ्रंटेशन इनका नहीं हुआ, जो मैंने पढ़ा है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता है, उनकी सहमति के बगैर कुछ काम नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्होंने अपने बुद्धि बल से, अपने विवेक से प्राइम मिनिस्टर की सहमति हासिल करने में भी सफल रहे और वो इस काम को किया। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो डेडिकेशन राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए, जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जो बोल्ड स्टेप होना चाहिए, वो सब इन्होंने लिया और वो राष्ट्र हित में लिया। इसलिए वो सदैव नमनीय रहेंगे। जमाना बदल सकता है, लेकिन इनके यश कृति जो उन्होंने अर्जित की है, उस संदेश को लेने के लिए जो हम आज इकट्ठा हुए हैं, वो यही संदेश है। बी कॉन्फिडेंट ऑन योर डिसीजन, बी पोलाइट टू कोऑर्डिनेट दी थिंग्स। कभी कभी हम लोग अहम हमारा टकरा जाता है और सामने वाले व्यक्ति को हम प्रभावित नहीं कर पाते, इसलिए लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए इनमें विनम्रता भी थी, सादगी भी थी, त्याग तो था ही ऑलरेडी। इसलिए इनके इस संदेश को हम लोग को लेना है। किस लिए लेना है? 1947 की जो स्थिति थी, मेरा अपना आकलन है, उससे बदतर स्थिति में आज देश है। क्योंकि उस समय केवल देसी रियासतें हमारे सामने चुनौती थी, आज न जाने कितनी समस्याएं हमारे देश के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हैं। उनमें आतंकवाद, आप जानते हैं, आतंकवाद बहुत भयानक समस्या है, नक्सलिज्म भयानक समस्या है, भाषावाद, प्रदेशवाद, ऐसी बातें भी आ रही हैं जिससे देश आंतरिक स्थिति से बहुत कमजोर हो गया है। इसे मजबूती कौन देगा? क्या सरदार पटेल पुनर्जन्म लेंगे? नहीं, हम सरदार पटेल बने और उनके संदेशों के अनुसार काम करते हुए प्रमाणित कर सकें कि हमारी छोटी सी समस्या को मिलजुल करके और आपसी सहमति से, तरीके से सुलझा लेंगे और राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। शायद यही संकल्प लेने के लिए ये अवसर दिया गया था। क्योंकि लकड़ा मैडम ने बताया 2014 से ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई, वो इसीलिए शुरू हुई थी
कि हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा कि राष्ट्र की एकता आज बहुत मजबूत है, ये समझने वाली बात है, ये प्रश्न है हमारे सामने। और अगर यही स्थिति रही, शायद ये दिन अगर ना होता तो शायद इस पर हम विचार और अवलोकन नहीं करते। तो बहुत अच्छा सुंदर दिन है। मैं प्राइम मिनिस्टर की इस जजमेंट को भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने सोचा, राष्ट्र की परिस्थिति पर राष्ट्र की एकता को कायम करने के लिए मन बनाया, और हम लोग अब संकल्प बना लें कि हर हाल में चाहे जो भी इसके लिए करना पड़ सके, भावनात्मक त्याग करना पड़े, फिजिकल त्याग करना पड़े, जो भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन अपने राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन संदेशों के साथ हम लोग घर घर जाएंगे और अपने वायदे के साथ, अपने दायित्व के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि देश है तो ये देह है, शरीर है, इस शरीर का अपना वजूद नहीं होता। इन कायिक एकता जिसको हम लोग कहते हैं, जन जन की जो भावनात्मक एकता है, जब मिलेगी तभी राष्ट्र की समृद्धि या उसकी ताकत बनती है। इसलिए हमारे सामने आज की यही समस्या है कि हम लोग आपस में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग, महिला, पुरुष, सबकी भावनाएं को जोड़ने का जो आज चुनौती है, हम लोग जोड़ें। क्योंकि हम लोग स्कूल से जुड़े हैं, यूथ देश का सबसे पावरफुल माना गया है। इसलिए यूथ के टेम्परामेंट को अगर हम बदलने में सक्षम हो गए तो शायद राष्ट्रीय एकता कायम करने में अपना दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए वो स्पेसिफिक दायित्व है कि हम ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग और अन्य जो गतिविधि हम कराते रहते हैं, हमारी बातों में वो ताकत होनी चाहिए, वो संदेश होना चाहिए कि इन भावनाओं से बच्चे ओतप्रोत हो सकें, वो इस संकल्प अपने दिलों में बैठा सकें कि शरीर की कुर्बानी हो सकती है, देश को किसी भी कीमत पर कुर्बान होने नहीं देंगे। ऐसी जज्बा उनमें हो, ऐसी भावना हो, तभी राष्ट्र और हम सुरक्षित रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भावना हम सब प्रसारित करने में सक्षम होंगे। इन्हीं आशा के साथ धन्यवाद। You rightly said, united we stand, divided we fall. India is a country of diversities, so it is important to maintain the nation's unity. Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. Now, with these words, I would like to call our Honorable Principal Ma'am to say a few words and shower blessings on us on this auspicious day. Ma'am, please.